तानाशाहों की क्रूर खबरें तो हमने बहुत सुनी होगी, पर कभी किसी तानाशाह और उसकी एम्बैरेसिंग कहानी को कभी करीब से नहीं दिखाया गया। फिर रिलीज हुई साशा बैरन कोहेन की 2012 की द डिक्टेटर मूवी, जिसने अपने पॉलिटिकल सटायर, स्लैपस्टिक ब्लैक कॉमेडी और मिडिल ईस्टर्न डिक्टेटरशिप को एक फनी रूप से रिप्रेजेंट करने के चलते एक बेहतरीन कल्ट कॉमेडी मूवी बनी। और आज आपको मौका मिला है इस मूवी को और भी अच्छे तरीके से जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स में कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डिक्टेटर मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आज आपको पता चलने वाला है कि किस किस रियल लाइफ डिक्टेटर से अलादीन के कई सारे एस्पेक्ट्स को इंस्पायर किया गया है। एक्चुअल में रियल लाइफ वादिया कहां पर है, कितने की है एडमिरल जनरल / प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल एसयूवी, कहां पर बैन किया गया था द डिक्टेटर मूवी और इसके लीड साशा बैरन कोहेन को, और फाइनली जानेंगे इसके क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2012 की द डिक्टेटर मूवी को डायरेक्ट किया था लैरी चार्ल्स ने, जिन्होंने साशा बैरन कोहेन के साथ उनकी दूसरी मूवीज जैसे कि बोरैट और ब्रूनो जैसी मूवीज में भी एक साथ काम किया है। जहां पर इस मूवी की कहानी को इस मूवी के लीड साशा बैरन कोहेन ने एलेक बर्ग, डेविड मैंडल और जेफ श्रेयर के साथ मिलकर लिखा था। जहां पर पैरामाउंट ने इस बात को इनिशियली तो डिक्लेयर किया था कि ये मूवी इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की किताब ज़बीबा एंड द किंग के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ऑफ कोर्स ये बेसिकली एक पब्लिसिटी जोक था जो मूवी देखने के बाद ही क्लियर हुआ। लेकिन क्या ये कहानी ओरिजिनल थी? वेल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डिक्टेटर से याद आया, इस मूवी के अंदर हफाज अलादीन की रंगीन और चमकीली पर्सनालिटी को बनाने के लिए कई रियल लाइफ डिक्टेटर्स और पर्सनालिटीज का इंस्पिरेशन लिया गया था, जिसमें सबसे ऑब्वियस था फॉर्मर लीबियन डिक्टेटर मुअम्मर अल गद्दाफी की पर्सनालिटी, और अलादीन की वर्जिन गार्ड्स का इंस्पिरेशन उसी की अमेजोनियन गार्ड से लिया गया था। और 1970 से लेकर अपनी मौत यानी 2011 तक उसने 30 औरतों को अपनी बॉडीगार्ड के रूप में चुना था, जिन्हें मार्शल आर्ट और वेपन्स की ट्रेनिंग भी दी गई थी। लेकिन सैडली ये मोस्टली गद्दाफी के पर्सनल अब्यूज के लिए ही रखी जाती थी। आप में से बहुत लोगों ने इस बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि इस मूवी के अंदर अलादीन बात करते समय अपनी उंगली को उठाता है। वेल, एक्चुअली ये चीज इंस्पायर्ड थी क्यूबन लीडर फिदेल कास्त्रो पर और उनकी स्पीचेस से। वहीं पर अलादीन की टर्कोइज गाड़ियों के परेड का भी अपना एक बहुत गहरा मतलब है, जहां पर रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही शौक कतर की रूलिंग फैमिली अल्थानी के अना अल्थानी का भी है, जो अपनी टर्कोइज गाड़ियों के शो ऑफ के लिए जाने जाते हैं। एडमिरल जनरल और प्राइम मिनिस्टर हफाज अलादीन की कंट्री वादिया की लोकेशंस के लिए पहले मोरक्को को चुना जा रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली वादिया के कई सारे इंडोर्स की शूटिंग न्यूयॉर्क के अंदर ही हुई है, और इसके डेजर्ट एक्सटीरियर्स के लिए स्पेन के कनेरी आइलैंड का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर एडमिरल जनरल अलादीन के शानदार पैलेस के लिए स्पेन के सेविल के द प्लाजा दे एस्पेनिया का इस्तेमाल किया गया है। अब फिक्शनल वादिया के बाद चलिए बात करते हैं रियल लाइफ वादिया के बारे में। वैसे मूवी के अंदर जहां पर वादिया की लोकेशन को एक्चुअली दिखाया गया है, वेल एक्चुअली ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री एंटीरिया की लोकेशन है, जो अफ्रीकन कोस्ट लाइन से लगती है। वहीं पर सरप्राइजिंगली वादिया एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है, लेकिन ये मूवी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर रियल लाइफ में वादिया श्रीलंका के सदर्न हिस्से में एक छोटा सा टाउन है। इस मूवी के अंदर अलादीन और नदाल जिस कैजुअल टॉक से आंटी जी की हवा टाइट कर देते हैं, वो बात नॉर्मल तो थी ही, साथ ही साथ जिस भाषा का इस मूवी के अंदर इस्तेमाल किया गया है वो एक्चुअली अरेबिक था भी नहीं, और ये बेसिकली हिब्रू यानी यहूदी लैंग्वेज थी। वेल, एडमिरल जनरल अलादीन की टर्कोइज गाड़ियों के बारे में तो बात हो गई, लेकिन एक स्पेशल कार भी है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, और वो है अलादीन की स्पेशल एक्सपेंसिव एसयूवी, जिसे डार्ज मोटर्स ने बनाया था। जहां पर प्रोड्यूसर्स ने इस कंपनी को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसी ही 3 स्पेशल गोल्ड प्लेटेड एसयूवीज को बनवाया था, जो दुनिया की सबसे महंगी एसयूवी साबित हुई। और 2014 में इस कार की ऑफिशियल सेलिंग वैल्यू तकरीबन $1.1 मिलियन लगाई गई है। इस मूवी के लिए साशा बैरन कोहेन एक्चुअली सचमुच के यूनाइटेड नेशंस में इसके यूएन सीन्स को शूट करना चाहते थे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की अथॉरिटीज ने इस चीज के लिए उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से
यूनाइटेड नेशंस में कई सारे डिक्टेटर्स भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और ये मूवी बेसिकली उन्हें बहुत ज्यादा ऑफेंड कर सकती है, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन के सीन्स के लिए न्यूयॉर्क के बेथपेज के ग्रूमन स्टूडियोज के अंदर शूट किया गया है। ऑफ कोर्स साशा बैरन कोहेन की आउट ऑफ कंट्रोल लिमिटलेस कॉमेडी कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बनी, ऐसा कैसे हो सकता है? यही कारण है कि दुनिया भर के कई सारे नेशंस में इस मूवी को बैन भी किया गया था। साथ ही साथ बेलारूस, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी इस मूवी को बैन किया गया। साथ ही साथ इसे उज्बेकिस्तान में हेवीली सेंसर किया गया। इसके अलावा कजाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते बीतने के बाद ही इस मूवी को स्क्रीन पर से हटा दिया गया। इन सब के ऊपर इस मूवी को पाकिस्तान में हाईली सेंसर्ड तरीके से दिखाया गया और मलेशिया में इस मूवी को ब्लॉक किया गया। जैसा कि साशा बैरन कोहेन अपने प्रैक्टिकल जोक्स के लिए भी जाने जाते हैं, इस मूवी के प्रमोशन के दौरान भी उन्होंने कई सारे प्रैंक्स पुल ऑफ किए थे, जहां पर कई सारे रियल लाइफ इंटरव्यूज में वो अपने फुल गेटअप और आउटफिट्स में अपीयर हो चुके हैं। लेकिन एक प्रैंक था जो उन पर ही बहुत भारी पड़ गया, जहां पर 2012 के 84th एनुअल एकेडमी अवार्ड्स के रेड कारपेट के दौरान उन्होंने रायन सीक्रेस्ट के टक्सीडो पर एशेस गिरा दी थी, जिसके कारण उन्हें उस साल उस सेरेमनी से ही बैन कर दिया गया। वहीं पर मेक्सिको में इस मूवी की एक स्पेशल प्रमोशन की गई, जहां पर इस मूवी के दौरान मैक्सिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी था, जिसके कारण प्रोडक्शन ने इस बात का फायदा उठाया और उस दौरान प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एनरिक पीना नियोते के स्लोगन्स का स्पूफ इस मूवी के प्रमोशन में इस्तेमाल किया। इतने सारे बैन और सेंसरशिप लगने के बावजूद भी ये मूवी अपना अनरेटेड वर्जन रिलीज करने में भी सक्सेसफुल रही, जहां पर इसके 83 मिनट के रन टाइम के ऊपर भी एडिशनल 15 मिनट की और फुटेज इंक्लूड की गई, जिसमें कई सारे एक्सप्लिसिट सीन्स और डायलॉग्स को भी इंक्लूड किया गया था। आपने जब भी इस मूवी को पहली बार देखा होगा तो आपको ये मूवी एक बहुत ही वन ऑफ अ काइंड और यूनिक मूवी लगी होगी, लेकिन सच तो ये है, कुछ क्लेम्स के हिसाब से इस मूवी को कहीं और से ही छापा गया है, जहां पर लॉस्ट मीडिया wiki.com के हिसाब से इस मूवी को 1988 के CBS के अनएयर टेलीविजन सीरीज द डिक्टेटर पर मॉडल किया गया है, जिसमें क्रिस्टोफर लॉयड एक छोटे करेबियन नेशन के डिक्टेटर दिखाए गए थे, बिल्कुल साशा बैरन कोहेन के अलादीन की तरह, और वो भी बिल्कुल अलादीन की तरह ही न्यूयॉर्क में आकर फंस जाता है और अपनी बीवी के साथ एक लॉन्ड्रोमैट खोलता है। खैर 1988 में इस सीरीज के सिर्फ और सिर्फ 2 ही एपिसोड्स को प्रोड्यूस किया गया था और उस दौरान राइटर्स गिल्ड स्ट्राइक के चलते इसकी कहानी को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर इस मूवी को 65 से $100 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इस मूवी ने टोटल लगभग $179 मिलियन कमाए और अपने पॉलिटिकल स्लैपस्टिक जॉनर होने की वजह से इस मूवी ने ऑडियंस के बीच में भी बहुत ही डिसेंट परफॉर्म किया। ऑफ कोर्स इस मूवी को किसी अवार्ड या नॉमिनेशन के लिए नहीं चुना गया और न ही इसकी सीक्वल को कभी प्लान किया गया। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डिक्टेटर मूवी फैक्ट्स। ऑफ कोर्स ये एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी और मेरे हिसाब से इसकी सीक्वल का कोई सेंस नहीं बनता, पर फिर भी अगर मिलेगा तो हम जरूर देखेंगे। वैसे आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।